गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है और एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो आ रही है लोगों में, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो आप रेंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो कर रहे हैं, उसमें आपको कब आरसीएम जमा करना है और कब आरसीएम जमा नहीं करना है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ आरसीएम की वो रेंटिंग वाली जो कंफ्यूजन है उसको पूरा क्लैरिटी के साथ आपको समझाने वाला हूं। क्या है सिचुएशन और क्या कंफ्यूजन है, उसको पहले ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं कि आपका क्या सवाल है और आपको क्या कंफ्यूजन जो है वो आ रही है। क्योंकि इसकी वजह से हो क्या रहा है, आपका जो इनकम टैक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेशन है, उसका जो पीएल अकाउंट का डेबिट साइड है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब क्या है सिचुएशन, इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए पर्सन है रामू, और ये जो है ये सप्लायर है और ये रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है। अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं कि इसकी जो प्रीमाइसेस है वो कमर्शियल बिल्डिंग है, और ये कमर्शियल बिल्डिंग का जो सप्लायर है, कमर्शियल बिल्डिंग के रेंट का जो सप्लायर है, वो लेट सपोज जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सिचुएशन क्लियर है? हाँ जी। अब यहां पर एक पर्सन है श्यामू, जो ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन इस रामू एज अ सप्लायर, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, उससे अपना शॉप जो है खोलने के लिए उसकी प्रीमाइसेस को रेंट पर ले रहा है। और ये 10,000 का रेंट जो है वो मंथली पे कर रहा है। अब यहां पर जो ये रेसिपिएंट है, क्या इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा? अगर इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा दिया जाएगा तो आप इस बात को समझिए कि अगर इसके ऊपर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट डाल देती है तो ये जो श्यामू है, इसके पास अगर टर्नओवर 5 लाख 7 लाख का रहा और इसके ऊपर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आ जाएगी तो ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो हम आरसीएम जो है वो नहीं देंगे, आरसीएम इस पर नहीं लगेगा। जो हमारा रामू सप्लायर है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये इस 10,000 के ऊपर एफसीएम में टैक्स लाइबिलिटी जमा कर देगा। सर ये कि जो 10,000 की टैक्स लाइबिलिटी जमा करेगा, मान लीजिए इसका सालाना टर्नओवर जो है ये 5 लाख का ही है, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन ले सकता है? हाँ जी ले सकता है ना, वॉलेंट्री। और वॉलेंट्री लेकर के ये 10,000 के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी जमा कर देगा। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है इसी केस में, रामू जो है वो एक सप्लायर है कमर्शियल बिल्डिंग का ही रेंटिंग, और ये इस बार अनरजिस्टर्ड है। सर ये सप्लायर होते हुए अनरजिस्टर्ड हो सकता है? कमर्शियल बिल्डिंग का हो सकता है ना, उसका सालाना रेंट 20 लाख से कम का होगा, तो वो टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल ही नहीं है। अब इसने क्या करा है, अपनी बिल्डिंग रेंट पर दे दी है श्यामू को। अब श्यामू फिर से यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो श्यामू अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन होगा या रजिस्टर्ड बिजनेसमैन होगा। अब सवाल आता है कि अगर ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो अपने कमर्शियल बिल्डिंग को रेंट पे दे रहा है टू अनदर बिजनेसमैन हु इज ऑल्सो अनरजिस्टर्ड, तो क्या यहां पर एफसीएम के अलावा आरसीएम डाल दें? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम लोग छोटे अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन को परेशान नहीं करना चाहते। अब ये अनरजिस्टर्ड है, अगर इसके ऊपर आरसीएम डाल दी जाएगी तो ये मैंडेटरी हो जाएगा इस श्यामू के लिए रजिस्ट्रेशन लेना। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी। तो रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, क्या वो आरसीएम में आएगा? द आंसर इज नो। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है और ये कमर्शियल बिल्डिंग को रेंट पे लिया हुआ है उसने और रेंट पे कर रहा है, तो इसके ऊपर इसको रिवर्स चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा। और इस रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर भी अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है, अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो आरसीएम पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि छोटे पर्सन को, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड में भी कॉम्पोजिशन अप टू अ सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट, आपको आरसीएम में हम नहीं
झोंकेंगे। तो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए आपको ये बात जो है समझनी जरूरी है, क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, पीएल के अंदर जो रेंट का खर्चा है उसका एनालिसिस आपके ऑडिट में होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जी हां फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अब इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग को या तो रेसिडेंस के पर्पस के लिए दिया जाएगा या फिर बिजनेस के पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग को रेसिडेंस के पर्पस के लिए दिया गया है, ना तो इस पर आरसीएम देखना है ना इस पर एफसीएम देखना है, दैट इज होली एग्जम्प्ट। सर यहां ना थोड़ा सा यहीं पर कंफ्यूजन है कि रेसिडेंशियल को रेसिडेंस के लिए दिया गया का क्या मतलब। कोई एक प्रोपराइटरशिप है, वो अपने बिजनेस को करने के लिए शॉप लिया हुआ है उसने कमर्शियल पर, और रात में जब घर जाता है तो सोएगा ना, सोने के लिए उसने रेसिडेंस जो है वो अपने रेंट पर ले रखा है उसने। अब इसको हम लोग कैसे बताएं कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने जो ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ले रखी है रेजिडेंस के लिए, ये कमर्शियल के लिए है या रेजिडेंस के लिए है। तो इस बात को समझिएगा कि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज करेगा, बनाएगा, और उस रेसिडेंशियल के लिए किए गए रेंट का पेमेंट वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर देगा, देन इट इज नॉट इन हिज ओन कैपेसिटी, वो रेसिडेंस के लिए नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस के लिए मान लिया जाएगा, आपको आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर वो अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देगा थ्रू ड्रॉइंग्स अकाउंट, देन इट इज इन हिज ओन कैपेसिटी और आपको आरसीएम एफसीएम देने की जरूरत नहीं है, दैट एंट्री इज एग्जम्प्ट। तो रेसिडेंस के अंदर आपको यह बात समझनी जरूरी है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो अपने इंप्लॉइज के लिए एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे लेती है, तो ये बोला जाएगा ना कि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है एंड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस ऑफ इंप्लॉई है, तो ये तो एग्जम्प्ट होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको यह बात समझनी होगी गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, नोटिफिकेशन में क्या बात लिखी है। क्या कंपनी जब ये रेंट पे करेगी फॉर दिस इंप्लॉइज रेसिडेंस, क्या वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उस रेंट के खर्चे को डेबिट नहीं करेगी? 100% करेगी। देन इट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ रेसिडेंस, इट इज इन द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस पर्पस, उस पर आरसीएम लगेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां पर तो आरसीएम लगना ही लगना है। अगर अगर जो हमारा रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, रेंटिंग के लिए एक चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है, रेसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस पर कभी भी रेंटिंग वाला आरसीएम जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि उससे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का क्लॉज जो है वो छोटे व्यापारियों को परेशान करता है। तो आशा करते हैं आपको रेंटिंग को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि किस तरीके से आप इस एंट्रीज को जो है वो अपने पीएल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसको दी जा रही है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो ही वो आरसीएम में है, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अगर वो एनी बिल्डिंग अदर देन रेसिडेंशियल यानी कि कमर्शियल है, तो वहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं लिखा, यहां रेसिपिएंट के केस में आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। और सप्लायर आपका कौन होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, कमर्शियल काम कर रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको एफसीएम के अंदर जाना ही जाना है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो होगा क्या, जीएसटी के अंदर जो आप रेंटिंग का खर्चा दिखाते हैं, उस रेंटिंग के खर्चे को लेकर के गलती जो है वो हो सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और आरसीएम को इसी तरीके से डिटेल में समझना चाहते हैं और जीएसटी के प्रोविजंस और रूल्स को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 जो फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है उसको एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 आवर्स की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शन आपके पास है, 1 ईयर की वैलिडिटी विद अनलिमिटेड व्यूज का ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पर।
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।